नमस्कार दोस्तों, EMRS हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हॉस्टल वार्डन के कंप्यूटर सिलेबस या जो ICT का सिलेबस है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए जो संभावित है, जो आने की जिन क्वेश्चंस की संभावना है उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है 20 कंप्यूटर के क्वेश्चंस को पढ़ लिया था, जो पिछले जो हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और जिनकी अगले इस वाले एग्जामिनेशन में जो 2023 का हॉस्टल वार्डन का एग्जामिनेशन है उसमें आने की पूरी संभावना है। इसलिए एक रिवीजन के तौर पर इसको हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। 20 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके आंसर को हम लोग जान चुके हैं। आज हम फिर इस वीडियो में 10 और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और इनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी या प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोगों का जो 21वां क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं, वो क्या है। सॉफ्टवेयर जो नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है और इससे बचाता है कहलाता है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपके या हमारे कंप्यूटर को, जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले, उसका विनाश करने वाले ऐसे प्रोग्राम को खोजता है, उनको रिमूव करता है और उनसे बचाता है कंप्यूटर को। तो सिंपल सी बात है यार, हम लोग पहले बहुत सारे, जिसके बाद भी PC है या मोबाइल है, सबने एंटीवायरस का नाम सुना है। एंटीवायरस क्या होते हैं? जो वायरस को रिमूव करते हैं। और वायरस क्या होते हैं? यहाँ वायरस भी ऑप्शन दिया हुआ है। वायरस क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो दुर्भावना से या मैलिशियस रूप में बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर से डेटा चुराने के लिए, कंप्यूटर को हैक करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको वायरस कहते हैं। और वायरस जो ऐसे एप्लीकेशन है, इनसे बचाने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जब कंप्यूटर में एंटीवायरस को रन किया जाता है तो वो पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है, उसमें जितनी फाइल होती हैं, जितने फोल्डर होते हैं, सबको वो रन करके उसको स्कैन करता है और जो भी सस्पिशियस होते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है और उनको रिमूव कर देता है, उनको डिलीट कर देता है। और कंप्यूटर पे जब भी किसी तरह का कोई वायरस आता है तो एंटीवायरस उसके लिए अलर्ट भी यूजर को देता है। बहुत सारे एंटीवायरस मार्केट में उपलब्ध है, जैसे अवाक्स है, अवीरा है, जो एक बहुत चला वाला नाम है वो है क्विक हील है। क्विक हील भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगर थोड़ा सा हम लोग जो इसके ऑप्शन को है इसको भी जान लें कि चारों ऑप्शन जो हैं, डिटेक्टर क्या होते हैं? किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे एक बेसिक सा डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर है। जब भी आप किसी मॉल में जाते हैं या जहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी होती है तो एक हाथ में लिए हुए एक इंसान जो है, जो खड़े होते हैं सिक्योरिटी वाले, डिटेक्टर यूज करते हैं, जिसमें अगर आपके पास कोई मेटल होगा तो वो डिटेक्ट हो जाता है, उससे पता चल जाता है। एक घंटी बजती है, एक बीप बचती है। वायरस आपने जान लिया है। रिमूवर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। रिमूवर का प्रयोग जो होता है किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा 21वां क्वेश्चन हो गया है। हम चलिए 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। वेबसाइट से जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट या डिलीट करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? 22वां क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसमें यूजर को कोई कंटेंट एडिट कर सकता हो, मॉडिफाई कर सकता हो, क्रिएट कर सकता हो या डिलीट कर सकता हो। वो वेबसाइट क्या कहलाती है? उस वेबसाइट का नाम है विकी। विकीज जो होते हैं उसमें जो है यूजर को ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर कोई कंटेंट या कोई टेक्स्ट या कोई उस पर पोस्ट है तो उस पोस्ट को आप एडिट कर सकते हैं। उसमें कोई चेंज करना है आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप नया उसमें कोई पोस्ट डाल सकते हैं, पोस्ट डिलीट कर सकते हैं, उसको विकी कहते हैं। अब यहाँ पे और जो अपने अन्य ऑप्शन है वो हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होते हैं कि ब्लॉगर होते हैं। ब्लॉगर जो है, ये गूगल का एक ब्लॉगर है, ब्लॉग स्पॉट है। इसका यूज किया जाता है आपको जो है अगर ब्लॉगिंग करनी है, अगर कोई कंटेंट लिखना है, आपके पास किसी चीज़ की जानकारी है, आप उसको लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप इस पर ब्लॉग लिखते हैं, एक कंटेंट लिखते हैं और पोस्ट करते हैं। इसमें आप ही सब कुछ करते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका है होम पेजेस। होम पेजेस किस में होते हैं? जितनी भी वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट आप ले लो, वेबसाइट जब हम उस पर, उसके ऑप्शन पे, जब उसके लिंक पे क्लिक करते हैं तो जो पहला पेज खुलता है वो उस वेबसाइट का होम पेज कहलाता है।
अब होम पेज के बाद फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप क्लिक करोगे और वहाँ पे अलग अलग जगहों पे आप जा सकोगे। जो तो पहला पेज किसी भी वेबसाइट का होता है, जो पहली क्लिक पे जो शो होता है वही उसका होम पेज कहलाता है। वेब सर्वर क्या होते हैं? वेब सर्वर क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ पे किसी वेबसाइट के सारे जो डेटा होती है वहाँ पे स्टोर होते हैं। मान लीजिए आप को फेसबुक पे कुछ चलाना है, फेसबुक का पूरा सर्वर जो है वो अमेरिका में है, आप यहाँ से कुछ भेजेंगे तो अमेरिका जाएगा, और अमेरिका से जब आप अगर फेसबुक के माध्यम से कुछ और मंगाएंगे तो वहाँ के सर्वर से आपके पास वापस आता है। तो सर्वर क्या होते हैं कि वो डेटा को, किसी वेबसाइट के डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग जो है 23वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सूत्र में सेल एड्रेस का पता डेल्टा ए डेल्टा 4 का मतलब होता है। मतलब अगर आपने MS एक्सेल को देखा होगा, खोला होगा, तो आपको पता होगा कि एक्सेल फाइल जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें कॉलम होते हैं और रो होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम होते हैं और रो होते हैं। ABCDEFG के नाम से कॉलम बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के रो बने होते हैं, और इन्हीं दोनों से मिलके बनता है सेल। ये जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये एक एक सेल है। अब जो कह रहा है कि ये जो सेल एड्रेस दिया गया, एड्रेस का मतलब है कि एक्सेल सीट में अगर हम कहें कि किसी चीज़ का, किसी सेल का एड्रेस क्या है तो आप कैसे पता करोगे। अब यहाँ पे जो एड्रेस दिया है डेल्टा ए डेल्टा 4, ए का मतलब हो गया कि इसका कॉलम ए है, और 4 का मतलब हो गया रो नंबर 4। तो ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे, यानी कॉलम 4 मतलब कॉलम ए और रो नंबर 4। तो ये एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट रेफरेंस का। मतलब अगर आपको दोनों का नंबर पता है, आपको कॉलम भी पता है, आपको रो भी पता है, तो मतलब आप एग्जैक्ट सेल का एड्रेस बता सकते हैं कि वो सेल कहाँ पे है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है। तो आपका जो ऑप्शन है, वो जो सही ऑप्शन है वो है एब्सोल्यूट रेफरेंस। चलिए हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडो वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अब 64 बिट क्या होते हैं? दो तरह के आते हैं जो प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर में। एक 32 बिट का जो पहले चलता था, अब जो है 64 बिट के प्रोसेसर आते हैं। 64 बिट का प्रोसेसर ये मतलब है कि जो 32 बिट का जो प्रोसेसर था उसमें, उसके मुकाबले इसमें स्टोरेज क्षमता ज़्यादा है, इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो 64 बिट का वर्जन का जो विंडो आया था वो था विंडो XP। अगर आप लोग जो है पुराने वाले जो है, जो बड़ा वाला डेस्कटॉप आता था, तो उस समय जब शुरू में जब विंडो लैपटॉप तो छोड़िए, उससे पहले जब डेस्कटॉप चला था तो उसमें विंडो XP ही पड़ा होता था। तो XP जो था उसमें पहली बार जो है 64 बिट के प्रोसेसर को यूज किया गया। उससे पहले जो 95 का विंडो था, ये मतलब होता है 95 मतलब 95 वर्ष में जो 1995 में बना था, 1998 में बना था, और ये विंडो 2000 में बना था। XP का मतलब होता है एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस। तो ये जो विंडो था ये 64 बिट पे काम करने वाला विंडो XP 2 है, 64 बिट पे प्रोसेसर पे काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, OS था। ये सारे जितने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो EMRS हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS को सिलेबस में शामिल किया गया, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। 25वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ईमेल सर्वर है, जैसे जीमेल एक ईमेल है, अब अगर हमें जीमेल में से कोई ईमेल हमें डाउनलोड करनी है तो इनमें से है ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें क्या यूज करेंगे। चलिए चारों ऑप्शन को जान लेते हैं। चारों ऑप्शन हैं क्या, पहले जान लोगे, उसके बाद अपने आप सॉल्व कर लोगे कि ईमेल सर्वर से अगर ईमेल को डाउनलोड करना है तो क्या करोगे। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है? H का मतलब होता है हाइपर, T मतलब ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हमें जो है किसी वेबसाइट को
खोलना है, किसी वेबसाइट को उसके सर्वर से जितनी भी सूचना या डेटा इकट्ठा करना, उसके लिए HTTP यूज करते हैं। वेब पेज को या किसी वेबसाइट को खोलने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसका नाम है HTTP। तो इसका ईमेल से कोई मतलब नहीं, ये वेब पेज खोलने के काम आता है। दूसरा ऑप्शन है FTP। FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। F का मतलब फाइल, T फॉर ट्रांसफ़र, P फॉर प्रोटोकॉल। नाम से स्पष्ट है कि ये इंटरनेट पर किसी मान लीजिए 2 कंप्यूटर हैं, 2 होस्ट हैं, 2 क्लाइंट हैं, उनके बीच में कोई फाइल ट्रांसफ़र होनी है तो उसके लिए जिस नियम कानून का प्रयोग होता है, जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, उसका नाम है FTP। मान लीजिए हमको कोई वीडियो भेजना है, हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई PDF भेजना है, तो उसके लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होगा वो क्या होगा, वो HTTP प्रयोग नहीं होगा। हम कोई वेबसाइट नहीं खोल रहे हैं, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई डेटा, कोई वेबसाइट, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, तो उसके लिए हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। अब जो तीसरा जो SMTP का पूरा मतलब है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये SMTP जो है यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल भेजने और रिसीव करने के काम आता है। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे ईमेल भेजे जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं। डी जो ऑप्शन है POP3 का पूरा मतलब है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संख्या 3। यही POP जो है ये प्रयोग किया जाता है अगर किसी ईमेल सर्वर से हमें कोई ईमेल डाउनलोड करनी है तो POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग 26वां पढ़ते हैं। 26वां जो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है। ये हमारे हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन का सिलेबस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो है सर्च इंजन को भी दिया गया है, उसमें जो है OS भी दिया गया, उसमें इंटरनेट दिया गया, उसमें कम्युनिकेशन दिया गया। तो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उसी चीज़ क्रम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है। तो पहला चीज़ तो अगर हम इसको अपने हिसाब से वैसे बिना जाने बूझे समझ लें तो इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत ही है। गूगल, हम सभी जानते हैं गूगल जो है ये अल्फ़ाबेट का है। अल्फ़ाबेट एक अमेरिका की कंपनी है जिसका सर्च इंजन है गूगल, सबसे ज़्यादा गूगल ही प्रयोग होता है। अब बता है अल्टा विस्टा क्या है, ये बहुत पुराना सर्च इंजन था, ये याहू का सर्च इंजन था। एक समय था जब याहू बहुत ज़्यादा यूज होता था 2000 के आसपास, गूगल से भी ज़्यादा बढ़िया चल रहा था याहू। तो याहू का सर्च इंजन था अल्टा विस्टा। अब बचता है आपका ऑप्शन बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। MS का सर्च इंजन जो है वो है बिंग। इसको भी आप लोग जो है कभी कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इसको खोल के चेक कर लेना, अल्टा विस्टा चेक कर लेना। अल्टा विस्टा तो बंद हो गया है, चलता तो है नहीं, गूगल चल रहा है, बिंग चल रहा है। एक बार ट्राई कर लेना, बिंग पे भी सर्च करके देख लेना। गूगल से थोड़ा सा अलग जो है इसमें जो है सर्च ऑप्शन जो है बाद में जब सर्च करते हैं तो रिजल्ट दिखाते हैं। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। मतलब ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसको यूजर प्रोग्राम कर सकते हैं, यूजर खुद उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के पार्ट हैं। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिससे हम कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजते हैं। आउटपुट वो डिवाइस होती हैं जिनसे कोई सूचना बाहर आती है, जैसे प्रिंटर, लाउड स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस है, इससे कोई चीज़ बाहर निकल रही है। प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है, लाउड स्पीकर से आवाज़ निकल रही है। इनपुट डिवाइस है आपका माउस से अगर आप कोई क्लिक करते हो तो कंप्यूटर में उसकी सूचना जाती है। तो ये सारे हो गए इनपुट और आउटपुट डिवाइस। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसको यूजर खुद जो है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से थोड़ा इधर उधर मॉडिफाई या उसका जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। डम्ब टर्मिनल क्या होते हैं। डम्ब टर्मिनल जो है ऐसे टर्मिनल्स हैं जिनमें प्रोसेसिंग करने की क्षमता बहुत कम या नहीं होती है। डम्ब इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये खुद जो है कोई प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज़ या कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। स्मार्ट टर्मिनल जो होते हैं, स्मार्ट तो होते हैं लेकिन ये खुद इसको जो है यूजर इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये खुद प्रोसेसिंग कर सकते हैं लेकिन यूजर अपने हिसाब से उसको जो है प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। BDT यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल,
जो आपका मॉनिटर होता है जिस पे वीडियो या इमेज दिखती है उसको BDT कहते हैं। इसको भी यूज़र जो है प्रोग्रामेबल में यूज़र इसको प्रोग्रामिंग इसकी नहीं कर सकते। अब लास्ट ऑप्शन बचता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल को यूज़र जो है उसको प्रोग्रामिंग उसकी कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब या डिले होता है उसको क्या कहते हैं। ये तो टर्म्स से जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी या इंटरनेट या साइबर से जुड़े हुए टर्म्स हैं। स्ट्रीम डिले नहीं ऑप्शन है, प्लेबैक डिले नहीं है, इवेंट डिले नहीं है, आपका जो ऑप्शन है वो है जिटर। अगर इसमें आप लोग तुक्का भी मारे ना तो भी आप जो है थोड़ा सा अगर ध्यान से लगाएंगे तो ये सही कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, इवेंट डिले। सेम ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें जो अलग चीज़ आपको दिख रही है वो है जिटर। तीनों ऑप्शन देखेंगे इसके अतिरिक्त जो है उसमें सब मेल कर रहे हैं। जो अलग चीज़ दिख रही है वो है जिटर। अगर कुछ ऐसी चीज़ थी तो जिटर को देने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिटर इसीलिए दिया गया है कि ये सही ऑप्शन है। तो तुक्के में भी थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो तुक्का भी सही लगाया जा सकता है। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा यानी कौन से ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब कंप्यूटर शिक्षा हो गया, विज्ञान, स्वास्थ्य, कहीं भी हो जाए भाई, कंप्यूटर तो हर जगह यूज होता ही होता है। कोई ऐसी क्षेत्र, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज ना होता। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। देख लीजिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो एग्जामिनेशन में थोड़ी सी क्या होती है कि टाइम का अभाव होता है तो हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो कभी कभी हम इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं, नहीं तक आते ही नहीं हैं। ऐसे में कई बार गलती उतावलेपन में या जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर पढ़िएगा। अब इसको अगर आपने पढ़ लिया कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है तो फिर आपने गलत कर दिया, आप पूरा क्वेश्चन गलत कर देंगे। मल्टीमीडिया नहीं है तो जैसे ही ऑप्शन अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो मेन चीज़ होगा वो नहीं को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपको पता रहे कि हाँ यार नहीं पूछ रहा है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन ये का मतलब क्या होता है। अब मल्टीमीडिया होते क्या हैं, मल्टीमीडिया से आप समझो कि मल्टी मीडियम मतलब जहाँ एक से अधिक मीडियम यूज हो रहे हों उसको कहेंगे मल्टीमीडिया। मान लीजिए एक वीडियो चल रहा है, वीडियो में क्या चल रहा है भाई, आप कोई फिल्म देख रहे हो, उससे कुछ आवाज़ भी निकल रही होगी, तो इसमें क्या हो गया, दो मीडिया कम से कम यूज हो रहे हैं। तो इस तरह के जो मीडिया हैं या ऐसी कोई भी फाइल या कोई एप्लीकेशन जो एक साथ एक से अधिक मीडिया या कोई ऐसी चीज़ दिखाए उसको हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कहते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MS वर्ड का पावर पॉइंट में कुछ भी चला सकते हो आप, उसमें लिख भी सकते हो, उसमें वीडियो भी डाल सकते हो, उसमें वॉइस भी डाल सकते हो, साउंड भी डाल सकते हो। तो पावर पॉइंट जो है ये तो भाई मल्टीमीडिया है, 100% है। पेज मेकर छोड़ते हैं, पेज मेकर क्या है, ये पेज मेकर भी MS ऑफिस का है। पेज मेकर का काम है ये पोस्टर बनाने के काम आते हैं, या जो पहला पेज होता है किसी भी, मान लीजिए कोई किताब है या कोई चीज़ है या कॉपी है, उसका पहला पेज जो डिज़ाइन होता है कोई पेज बनाने के काम आता है, वो है पेज मेकर। पेज मेकर में कोई मल्टीमीडिया यूज नहीं होता है, वो सिंपल सा जो होता है एक ही मीडिया होगा। मान लीजिए कोई अगर आपको कोई पोस्टर बनाना है तो उसमें एक से अधिक मीडिया नहीं लगता है। क्यों, उसमें आवाज़ नहीं होगा, उसमें वीडियो नहीं होगा, एक इमेज होगी या उसमें कुछ टेक्स्ट होंगे बस। तो पेज मेकर जो है ये एक मल्टीमीडिया डिवाइस या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। फ्लैश जो है ये एक फ्लैश क्या है, एक वीडियो जैसा सॉफ्टवेयर है जिस पे वीडियो, छोटे छोटे वीडियो चलते हैं, वीडियो भी होगा उसमें ऑडियो भी होगा। तो फ्लैश भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर गेम्स 100% है भाई, गेम्स में भी आवाज़ भी होती है, वीडियो भी चलता है, ऑडियो भी चलता है, तो ये भी मल्टीमीडिया है। तो आपका आंसर होगा पेज मेकर। पेज मेकर एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। जी थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों ने अब तक ये पूरा वीडियो देख लिया तो निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस